हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका स्टडी 001 में। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं और एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। लेकिन एकीकरण को बाधाएं जानने से पहले हम थोड़ी इटली की पहले की स्थिति जान लेते, वहाँ पर कैसी स्थिति थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के मध्य इटली महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में था। इस समय इटली एक विखंडित क्षेत्र था जो लगभग एक दर्जन स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से विभिन्न राज्य के शासकों के हित परस्पर टकराते रहते थे। ये सभी शासक इटली की राजनीतिक एकता के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि इटली की एकता के फलस्वरूप उन्हें अपनी गद्दी से हाथ धोने की आशंका थी। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा भी इटली की राजनीति में था, लेकिन इटली के इन विभिन्न राज्यों के शासकों के ना चाहते हुए भी 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके फलस्वरूप इटली में राष्ट्रवाद का उदय संभव हो सका। इस दौरान बहुत सी क्रांतिकारी संस्थाओं का जन्म भी हुआ जिसने इटली के एकीकरण पर चढ़कर भाग लिया और अंत गोदत्वा 1870 ईस्वी में एक राष्ट्र के रूप में इटली का उदय हुआ। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को ठीक ढंग से समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण के मार्ग में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं थी। तो अब हम जानते हैं इटली के एकीकरण में बाधाएं। तो बाधाएं आंतरिक बाधाएं थी, बाह्य बाधाएं थी। पहले हम आंतरिक बाधाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली थी तो यह देश की बहुसंख्यक जनसंख्या अशिक्षित एवं गरीब थी, जिन्हें राष्ट्रीय एकता जैसे विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यद्यपि इटली के प्रबंध एवं व्यापारी वर्ग अपने हितों के संरक्षण तथा अधिक लाभ पाने की आशा से राष्ट्रीय एकता को आवश्यक मानते थे, परंतु यह बात विशेष महत्व रखती है कि बिना आम जनता की जागरूकता एवं भागीदारी की राष्ट्रीय एकता व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं थी। दूसरी थी तत्कालीन इटली में अनेक छोटे छोटे जो राजा थे वो राज कर रहे थे। उन्हें डर था कि राष्ट्रीय एकता के लिए जो चलाए गए आंदोलन थे उसके कारण जो उनका निरंकुश राजतंत्र था तथा जो राजगद्दी के लिए खतरा साबित हो सकता था, क्योंकि एकत्रीकृत इटली में एक ही राजा हो सकता है। जब इटली का एकीकरण हो जाएगा तो राजा तो एक ही रहेगा। तीसरी बाधा क्या थी? आंतरिक बाधाओं के अंतर्गत राजतंत्र का विरोध तो था ही, साथ में वहां के कुलीन वर्ग का भी विरोध था, क्योंकि वे वहां पर स्वयं को चर्च धर्म संघ तथा शक्ति के रक्षक मानते थे और ऑस्ट्रेलिया इन सभी का संरक्षक था। चौथा था आर्थिक दृष्टिकोण से इटली में क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक विषमताएं व्याप्त थी। एक तरफ उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक क्षेत्र था तो दूसरी ओर दक्षिणी इटली अत्यंत ही पिछड़ा एवं ग्रामीण क्षेत्र था। पांचवी क्या थी? एकीकरण के मार्ग में सामंत वर्ग एवं कुलीन वर्ग की प्रमुख बाधा तब थे, जो सामंतवादी एवं जागीरदारी प्रथा को और भी मजबूत कर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। चूंकि इटली में औद्योगिक पिछड़ापन अधिक था, अतः ऐसी स्थिति में जमीन के मालिकों का समाज में काफी वर्चस्व था। ये वर्ग अपने वर्गीय हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय एकता को एक गंभीर समस्या मानते थे। अब हम देखेंगे बाह्य बाधाओं के बारे में। तो पहली थी इटली में ऑस्ट्रेलिया का व्यापक प्रभाव। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया के अधीन इटली के दो प्रांत लोवांडिया एवं वेनेशिया थे, अतः निश्चित रूप से इटली में उसका प्रत्यक्ष स्वार्थ था और यही वह कारण था जिसके चलते इटली में चल रहे किसी आंदोलन को दबाने के लिए वह अपने आप को नैतिक रूप से जिम्मेदार मानता था। इसके अलावा 1815 की वियना कांग्रेस के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक अपने आप को यूरोप का पुलिस समझता था और इस रूप में वह किसी भी यूरोपीय देश में उदारवादी तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना अपना परम कर्तव्य मानता था। लोवांडिया एवं वेनेशिया जैसे इटली के प्रांत पर प्रत्यक्ष शासन के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया से संबंधित राजपरिवार विभिन्न प्रांतों जैसे परमा, मेडोना एवं तस्कनी में भी शासन कर रहे थे। अतः ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह बात कतई स्वीकार नहीं की जा सकती थी कि इटली में राष्ट्रीय एकता के फलस्वरूप इसके प्रभाव पर किसी भी प्रकार का खतरा हो। दूसरा था इटली में पोप की उपस्थिति। इटली 3 राजनीतिक खंडों में था, उत्तरी इटली, मध्य इटली, दक्षिणी इटली में विभक्त था। मध्य इटली में पोप का राज था। जो मध्य इटली थी उसमें किसका राज चल रहा था? पोप का राज होने के कारण इटली के जो उत्तरी व दक्षिणी हिस्से एक दूसरे से अलग थलग थे। विखंडित इटली में रोम स्थित पोप के राजतंत्र का पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक महत्व था। यूरोप के कैथोलिक देश किसी भी हालत में पोप की सत्ता को नष्ट होने नहीं देना चाहते थे। पोप को भय था कि
इटली के एकीकरण से अन्य छोटे छोटे राज्यों में उसके हस्तक्षेप के अधिकार समाप्त हो जाएंगे तथा साथ ही राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एकीकृत इटली पोप के धार्मिक अधिकार को भी चुनौती दे सकता है। इसी डर व संघ के कारण एकीकरण के मुद्दे पर पोप अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व अभी पढ़े हमने कौन कौन सी बाधाएं आई। अब देखेंगे कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे जिस कारण इटली का एकीकरण हो पाया। यद्यपि इटली के एकीकरण में आंतरिक बाधाओं में की कमी नहीं थी जो उसके एकीकरण के मार्ग में रोड़े थे, किंतु कालांतर में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और घरेलू तथा वैश्विक राजनीति आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होने से एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली के एकीकरण में प्रमुख सहायक तत्व जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट की एकीकरण में भूमिका। फ्रांसीसी क्रांति में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसमें जो नेपोलियन था उसके कारण भी इटली का एकीकरण हो पाया। तो भी हम देख लेते हैं नेपोलियन के कारण इटली का एकीकरण कैसे हो पाया। तो नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों के क्रम में इटली में भी राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्शों को प्रोत्साहित किया। नेपोलियन ने इटली विजय के पश्चात ऑस्ट्रेलिया को इटली से बाहर कर दिया, वहां गणतंत्र की स्थापना की और छोटे बड़े कई राज्यों को 3 भागों में समूहित कर दिया। शासन की सुविधा के लिए एक ही प्रकार के कानून पूरी इटली में लागू किए गए। इस तरह प्रशासनिक एकीकरण संपन्न किया गया। नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। वह आंतरिक व्यापार पर लगे प्रतिबंधों का अंत कर आंतरिक विकास को प्रोत्साहित किया। साथ ही महाद्वीपीय व्यवस्था द्वारा इटली के वस्त्र उद्योग के विकास से वहां के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। नेपोलियन ने इन कार्यों से इटली वासियों को अपने गौरवपूर्ण अतीत का पुनः स्मरण हुआ और उनमें चेतना जागृत हुई। किंतु जब स्वयं नेपोलियन ने ही इटली के उपनिवेश के रूप में प्रयुक्त करना शुरू किया तो इटली वासियों में आत्मसम्मान की भावना जाग उठी। इटली की अनेक कलाकृतियों और धरोहरों को नेपोलियन फ्रांस ले गया। इस अन्याय को इटली वासी सहन नहीं कर सके। इस तरह नेपोलियन के आधिपत्य ने इटली के लोगों में फ्रांस के प्रति आक्रोश उत्पन्न कर दिया। फलतः इटली में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क उठी। इसलिए यह कहा जाता है कि नेपोलियन ही इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में भी जो नेपोलियन था उसका संदर्भ में कहा जाता है कि नेपोलियन ने उन देशों के प्रति, किन देशों के प्रति, जर्मनी और इटली देशों के प्रति उसने उस राजकुमार की तरह कार्य किया है जिसने जंगल में सोई हुई राजकुमारी को जादू की छड़ी घुमाकर जगा दिया था और यह राजकुमारी थी राष्ट्रीयता की तीव्र भावना। नेपोलियन ने दोनों ही देशों में राष्ट्रीयता की तीव्र भावना को जागृत किया था। अब हम देखते हैं भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता। इटली भौगोलिक रूप से एक सुस्पष्ट इकाई थी। इसके अतिरिक्त इटली के पृथक पृथक छोटे राज्यों में भी एक समान धर्म, कैथोलिक भाषा, इतावली भाषा एवं समान नस्ल के लोग निवास करते थे, जिसने इतावली एकता की भावना को दृढ़ता प्रदान की। अब जानते हैं इटली के एकीकरण की आर्थिक गतिविधियां। यद्यपि इटली में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सीमित ही था, किंतु नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों ने इटली में आर्थिक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त किया। भूमि संबंधी सुधार, सामंती व्यवस्था की समाप्ति व रेलवे का विकास इटली के आर्थिक विकास के साथ सामाजिक सांस्कृतिक एकता को भी सुदृढ़ बना रहा था। बौद्धिक आंदोलन, इसे फास्कोलो, एफराई मैजिनी जैसे विचारकों ने इटली के एकीकरण के पक्ष में बौद्धिक भूमिका निर्मित की। क्रांतियों व विद्रोह के कारण भी इटली के एकीकरण में सहायक तत्व रहे हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इटली के एकीकरण का विभिन्न चरण। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।